हेलो एवरीवन। ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट पेपर 8 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 2 आरओ के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस। इसमें यहाँ पर 200 क्वेश्चंस हैं जीएस के और हिंदी के। इसमें 30 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। है इसमें नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक यहाँ पर ए है और दूसरा आर कारण है। इसमें देखना है जो कथन ए है पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें यहाँ पर ठीक है, पहला ऑप्शन जो भी पश्चिमी विक्षोभ होता है वो शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। कहाँ कहाँ पर? उत्तरी और उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पश्चिम में, इधर के साथ यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में। इसमें यहाँ पर और भी पूछा जा सकता है, इसका यहाँ पर भी दिया जा सकता है तो वो गलत हो जाएगा। इसमें फिर कारण दिया हुआ है, यह रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। ये रबी की फसलों के लिए। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हाँ अत्यधिक लाभदायक, तो अत्यधिक की वजह से ये अब गलत नहीं होगा, क्योंकि जो रबी की फसल होती है जैसे कि उस टाइम पे गेहूं होता है तो उसके लिए ये लाभदायक होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भी वर्षा होती है। तो दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें इसकी व्याख्या नहीं हो रही है, लेकिन दोनों सही है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं और इधर अवस्थिति दी हुई है, कहाँ पर, कौन सा कोयला उत्पादक है। अब यहाँ पर सिंगरौली, इसमें सिंगरौली का देखें तो ये सोन घाटी में, सिंगरौली सोन घाटी में, और यहाँ पर सिंगरेनी है ये है गोदावरी घाटी में। अब बराकर की बात करें तो बराकर कहाँ पर पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है, और झारखंड में कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। और तलचर उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा कहाँ पर है? ये महानदी में है। इस तरीके से भी हो जाता है, ये थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन का पता है कि कौन सा कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है ये है ए का तीसरा बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 33, जिप्सम के बारे में है। यहाँ पर जिप्सम के बारे में, अब जिप्सम जब क्षारीय मृदा हो जाती है तो उसको सही करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो क्षारीय मृदा होती है। अब यहाँ पर है जिसे जिप्सम, इसका प्रयोग मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, जिप्सम का उपयोग मृदा की जो उर्वरता होती है उसको बढ़ाने में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक है। ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक नहीं होता है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ओनली पहला ऑप्शन ही सही है। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 34 है, इसमें परियोजना और अवस्थिति। इसमें देखना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आरओ में, मिलान करने वाले भी, और इसमें कौन सा सही नहीं है, कथन और कारण वाले भी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अब हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड ठीक है, यहाँ पर ये महानदी पर ही है। अब इडुक्की परियोजना है ये कावेरी नदी पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ये दूसरा ही करेक्ट होगा। जो इडुक्की परियोजना है ये पेरियार नदी पर स्थित है, ना कि कावेरी नदी पर है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। पोचमपाद ये गोदावरी नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में, और टिहरी ये भागीरथी नदी पर है, और भागीरथी ये गंगा नदी के पर्यायवाची भी है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह इसमें मुंबई है, और यहाँ पर इसमें जो ये मुंबई एक प्राकृतिक, इसमें आ सकता है कृत्रिम बंदरगाह या प्राकृतिक बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा ये बंदरगाह है, तो इसका आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 36, एशिया की यांगसी क्यांग नदी के संदर्भ में देखना है, और इसमें सही ऑप्शन कौन से हैं। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यह एशिया की सबसे लंबी नदी भी है जो कि चीन में है, और चीन की भी ये सबसे लंबी नदी है। जो सिकांग पहाड़ी हैं उनसे निकलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और जो
ये मिल जाती है, ये चीन सागर, जो पूर्वी चीन सागर है उसमें मिल जाती है। इस नदी के द्वारा चीन में आने वाली प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है, इसे चीन का शोक नहीं कहा जाता। इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 37 में है राजधानी शहर दिए हुए हैं और इधर देश दिए हुए हैं। किसकी राजधानी कौन सी है? अजरबैजान की राजधानी बाकू है और यहाँ पर कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है और यहाँ पर सीरिया की दमिश्क है और जॉर्जिया की तिब्लिसी है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ए का दूसरा यहाँ पर 2 में आ रहा है और डी का इसमें है तीसरा, तो यही सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 38 मिश्रित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं और इसमें देखना है सही कथन कौन सा है। इसमें यहाँ पर इस कृषि में भूमि का उपयोग केवल चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए ही किया जाता है। यहाँ पर मिश्रित खेती है उसके बारे में बताना है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका गलत है। इसमें यहाँ पर जो भी उत्पाद की मांग होती है, श्रम होती है, प्रौद्योगिकी होती है, उसके आधार पर भी खेती की जाती है, निर्वाह खेती भी और वाणिज्यिक खेती भी की जाती है। तो केवल पशुधन के लिए ही नहीं की जाती। यह कृषि यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अर्जेंटीना में प्रचलित है। जो मिश्रित खेती है ये इन देशों में प्रचलित है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। 38 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 39। इसमें यहाँ पर बताना है, इसमें पूछा हुआ है बढ़ते हुए क्रम में। इसमें यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। निम्नलिखित मैग्नीज उत्पादक देशों को उनके बढ़ते हुए, जो मैग्नीज उत्पादक देश हैं उसके बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर इसमें बात करें भारत की, तो भारत का यहाँ पर 2148 हजार टन का उत्पादन करता है। 2148 जो 4% है ये विश्व में। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 6281। फिर है यहाँ पर चीन का है यहाँ पर 15,000 टन उत्पादन करता है। 15,000, इसमें यहाँ पर उत्पादन के बारे में ही बोला हुआ है, ना कि निर्यात के बारे में। अब दक्षिण अफ्रीका का देखें तो 15,979 जो पूरे विश्व का 30% भी है। ये 30% भी है, तो इसमें सबसे कम भारत का ही आ रहा है। अब हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में पहले भारत ही आएगा, पहले भारत हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा यहाँ पर 4। 1 3 2 4, इसमें 1 3 2 4 सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। इंडोनेशिया के द्वीप है समूह का पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से इससे यहाँ से पर वेस्ट हो गया और पूरब की तरफ यहाँ पर जाना है ईस्ट। तो इसमें देखना है कौन सा सही क्रम बैठ रहा है। इसमें पहले तो यहाँ पर सुमात्रा आता है, सुमात्रा होगा, फिर जावा होगा और फिर बाली आता है, बाद में आता है लोम्बोक। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। इसका यहाँ पर ट्रिक भी देखी जा सकती है, इसमें बनाया जा सकता है इसके पहले लेटर से भी, और कोई भी कुछ भी अगर लग रहा है तो यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट 41 पर्वत और इधर दिए हुए हैं महाद्वीप। कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है? जैसे एपेनाइन पर्वत है इटली में, एपेनाइन इटली में है, और यहाँ पर एल्ब्रूस पर्वत है ईरान में, और कॉकेसस पर्वत है रूस में है, और अल्ताई है ये एशिया में। यहाँ पर एपेनाइन तो ये इटली में हो गया, अल्ताई हो गया यहाँ पर एशिया में, और कॉकेसस है ये रूस में कॉकेसस, और एल्ब्रूस है ये ईरान में। तो इसका आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन करेक्ट, ए का दूसरा, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 42 प्रवाल भित्ति के संदर्भ में कौन से कथन इसमें सही हैं? प्रवाल भित्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक जो प्रवाल भित्ति का, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते ही हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन तीनों ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन देखें इसमें कि तीसरा सही है या नहीं है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस इसी में पाई जाती है, 1/3 से ज़्यादा पर जो प्रवाल भित्तियाँ हैं। तो तीसरा ऑप्शन तो ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन सही होने के बाद पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया। अब इसमें यहाँ पर देखें
पहला ऑप्शन है ये अत्यधिक समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। ये यहाँ पर अत्यधिक समय तक, ये कम समय तक जीवित रहते हैं, सूक्ष्म प्राणी होते हैं लेकिन कम समय तक जीवित रहते हैं। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन इसमें बच गया, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 43 में चिली का चुक्विकमाटा, जो चुक्विकमाटा नामक स्थान है, खनिज संसाधन, किस संसाधन के लिए ये प्रसिद्ध है, फेमस है? तो ये है यहाँ पर तांबा के लिए। चिली वैसे चिली तांबे के लिए ही है, अब उसका नाम दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तब भी तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 44, पश्चिमी अफ्रीकी राज्य घाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से ऑप्शन इसमें सही है? जो पश्चिमी अफ्रीकी राज्य घाना है, हाँ, पश्चिमी अफ्रीकी राज्य घाना के संदर्भ में देखना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इसकी सीमा पश्चिम में कोट द आइवरे, उत्तर में माली और पूर्व में टोगो से मिलती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसकी जो सीमा मिलती है पश्चिम में जो मिलेगी आयदा, यहाँ पर कोट द आइवरे से मिलेगी पश्चिम में, और यहाँ पर उत्तर में बुर्किना फासो से मिलती है, ना कि माली से मिलती है। पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब घाना में प्रवाहित होने वाली, घाना बोलता है तो वोल्टा नदी है और कोका उत्पादन भी करता है, तो वोल्टा, घाना ऐसे बोलते हैं ना, घाना बोलता है, तो इसकी ट्रिक भी है यहाँ पर, घाना बोलता है तो वोल्टा नदी यहाँ पर बहती है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, डी आंसर इसमें करेक्ट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में दिया हुआ है ओशिनिया का हिस्सा नहीं है, वो बताना है। अब ऑस्ट्रेलिया तो इसका हिस्सा है और न्यूजीलैंड का भी दो तो बताया है। अब इसमें ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 1 2 आ रहे और इसमें दूसरा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब चार तो होगा ही होगा क्योंकि 4 दोनों ऑप्शन में है, तो बोर्नियो तो है, न्यू गिनी ओसेनिया का हिस्सा है, तो न्यू गिनी इसमें नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है ये है इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब यहाँ पर आगे देखें, इसमें सही कालानुक्रम के बारे में देखना है। अब जो प्रोजेक्ट हाथी है, प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो ये 1992 में, ये 1992 में। अब प्रोजेक्ट गैंडा ये 1987 में, और यहाँ पर प्रोजेक्ट घड़ियाल 1975, 1975। यहाँ पर प्रोजेक्ट हाथी 1992, प्रोजेक्ट गैंडा 1987 और घड़ियाल 1975। और जो टाइगर है ये 29 जुलाई को जो टाइगर दिवस मनाया जाता है 1973 में, ये 1973 में। तो इसमें यहाँ पर कालानुक्रम देखना है, तो पहला जो आएगा चौथे नंबर पे ही आएगा, तो इसका जो आंसर होगा पहले यही आ रहा है, सबसे कम यही है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 47 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इसमें ठीक है, सबसे जो जैव विविधता पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूर्वी घाट नहीं है, जबकि यहाँ पर अगर पश्चिमी घाट होता तो सही होता। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, इसमें पहला ऑप्शन ही ठीक है, पहला ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें कोड दिए हुए हैं और इसका देखना है किससे मिलान हो रहा है। इसमें यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इसमें यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, ये पर्यावरण 1986 का। अब यहाँ पर जल का देखें तो 1974 का है, और यहाँ पर वन संरक्षण का है 1980, वन संरक्षण अधिनियम ये है 1980। इसमें एक ही बचा, वायु का है 1981। इससे यहाँ से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं आरओ में भी और यूपी में भी, यूपी पीसीएस में आया हुआ है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है, 48 का आंसर सी है। नेक्स्ट है 49, इसमें यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, इधर प्रदेश दिए हुए हैं। दाची-काम की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में, बांधवगढ़ की बात करें तो ये है यहाँ पर बांधवगढ़, ये है मध्य प्रदेश में, और बन्नेरघट्टा ये है कर्नाटक में, और सिमलीपाल है उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है, पहले का 4th नंबर पे, तो यही आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है 50, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का सही क्रम देखना है कौन सा है। इसमें पहले तो घास को टिड्डे और टिड्डे को मेंढक खाता है और मेंढक को सांप खाता है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 51, इसमें यहाँ पर सही कथन हमें देखना है।
दशक 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि ब्राज़ील की कुल जनसंख्या के बराबर रही। इसमें यहाँ पर ब्राज़ील से इसकी कंपैरिजन किया गया है, तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत है। इसमें यहाँ पर 2001 में देखा जाए और 2011 के दौरान जो वृद्धि हुई थी भारत की जनसंख्या में वो 18.18 करोड़ की हुई थी, और इसमें विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले ब्राज़ील से थोड़ा कम थी, ना कि यहाँ पर बराबर थी। कितनी थी यहाँ पर? ये 19.5 करोड़ जो ब्राज़ील की है, तो इससे कमी हुई क्योंकि भारत की कितनी थी? 18.18, जबकि ब्राज़ील के कितने हैं यहाँ पर? 19.5 करोड़ है। ये भारत की 2001 से 11 के दौरान थी यहाँ पर। और भी किसी का देखे ऐसे पूछा जा सकता है, और ये ब्राज़ील की है 2001 से 11 के बीच में, तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है दशक 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या जो वृद्धि दर है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर 17.7%। 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो 17.7%। अब यहाँ पर ये तो करोड़ में है, ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है, ये तो करोड़ में और यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है ये डाटा। जो इसमें भारत की वृद्धि हुई थी 18.18 करोड़ हुई थी, जबकि यहाँ पर प्रतिशत में दे दिया ये, तो ये ऑप्शन ठीक है। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 17.7% की वृद्धि हुई थी, तो इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 52 में कथन और कारण में दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है कौन सा है। भारत में मालथस के सिद्धांत वर्ष 1921 से पूर्व लागू होते थे। जो मालथस का सिद्धांत है ये 1921 से पूर्व लागू होते थे, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। पहला ऑप्शन इस कथन है, और कारण है इसमें दशक 1911 से 21 के दौरान भारत की जनसंख्या में वास्तविक गिरावट भी देखी गई थी। 1911 से 21 के दौरान जो ये दशक है इसमें यहाँ पर गिरावट भी देखी गई थी। और मालथस का जो रूल है वो है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी, ये ऑप्शन आया भी था पेपर में, जो भी किसी क्षेत्र में जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो गुणोत्तर श्रेणी से होती है, गुणोत्तर श्रेणी से। जैसे कि 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16, गुणा में मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पे प्लस का नहीं होगा, जो समांतर श्रेणी होती है उसमें नहीं, इसमें यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में ही ये होती है। तो इसका जो ये पहला भी ठीक है, इसका कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, और इसमें दोनों की व्याख्या भी हो रही है ये इससे, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। जो इसमें आरओ में और जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है इसमें अब डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट तो रहता ही है लेकिन अब डीपली भी पूछा जा रहा है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 53, जनगणना 2011 के अनुसार घटते शिशु, यहाँ पर जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा सही क्रम है वो बताना है। इसमें घटता, यहाँ पर घटते हुए बताना है, जो भी घट रहा है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम में, फिर छत्तीसगढ़ और फिर केरल में 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 972 है। अलग से भी पूछा जा सकता है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर मिजोरम है, छत्तीसगढ़, केरल है, और इधर यहाँ पर दे दिया जाएगा और मिलान करने के लिए इस तरीके से भी। अब अरुणाचल प्रदेश का 972 है, मिजोरम का देखें, मिजोरम का और मेघालय का दोनों इक्वल ही है 970, और फिर छत्तीसगढ़ का 969 है। छत्तीसगढ़ का है, इसमें अरुणाचल प्रदेश का 972 है, मिजोरम मेघालय का 970 है, और यहाँ पर है 969, और केरल का बात करें, केरल का है इसमें 964, केरल का 964 है और असम का 962 है, तो यही इसमें सही बैठ रहा है, तो सही आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 54 में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षर जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर, इसमें बढ़ते हुए क्रम में देखना है। साक्षर जनसंख्या में जो सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है, इसमें वृद्धि दर पूछे किसमें कितनी, पहले कितनी थी, जैसे कि 2001 में मान लिया 54% थी, और 2011 में उसकी 70% हो गई, तो इसमें ज़्यादा कितना हो रहा है, डिफरेंस करके कितना आ रहा है,
इस तरीके से देखना है। तो ये भी डीपली क्वेश्चन है, तभी पता चलेगा इसमें किसकी वृद्धि हुई दर ज़्यादा हुई थी, 2001 का पता हो और 11 का पता हो। तो इसमें यहाँ पर देखिए 2011 के अनुसार। अब यहाँ पर बिहार में जो साक्षर वृद्धि दर है 74.83 इतने की बिहार में, और अरुणाचल प्रदेश में 62 और झारखंड की 59। तो इसमें यहाँ पर झारखंड आएगा पहले, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार, क्योंकि बिहार की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर देखी गई थी। और कितनी हुई थी बिहार में? 74.83, करीब 75% की वृद्धि हुई। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 55 में इसमें बोला हुआ है भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि निम्नलिखित में से किस दशक में देखी गई? जो सबसे अधिक वृद्धि देखी गई थी वो देखी गई थी भारत की दशकीय वृद्धि 1961 से 71 के दौरान, 1961 से 71 के दौरान देखी गई थी। अब यहाँ पर इसमें 1951, यहाँ पर देखें 1951 से 61 की बात करें तो इसमें था 21.4, इसमें 21.4% की। 1961 से 71 के यहाँ पर 24.6 था, इसमें जो वृद्धि हुई थी 24.6, करीब 25%। 1971 से 81 की बात करें तो 22% की हुई थी इसमें, और 1981 से 91 के बीच में जो हुई थी इसमें 23.6%, करीब 24% की वृद्धि हुई थी। तो इसका आंसर वैसे यहाँ पर बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, 1961 से 71 के दौरान। अब यहाँ पर इसमें 1911 से 21 में इसमें माइनस की वृद्धि हुई थी, मतलब माइनस हो गई थी, घट गई थी, वृद्धि नहीं हुई। तब 1911 से 21 में नकारात्मक हुई थी, घटी थी। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कब? 1911 से यहाँ पर 1921, और कितने की? -1.2 की गिरावट हुई थी। ये है। नेक्स्ट 56, जनगणना 2011 के अनुसार घटते अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का क्रम देखना है, कौन सा है? अनुसूचित जाति जो एससी की संख्या है, जनसंख्या, उसका यहाँ पर देखना है। इसमें उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर बिहार में। यहाँ पर घटते हुए में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, 56 का आंसर बी है। नेक्स्ट 57, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों, अब इसमें एसटीज की बात कर दी है। इसमें यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की, जो भारत की कुल जनसंख्या की कितना है? 8.6%। तो ये ऑप्शन इसमें ठीक है, 8.6% ही है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कम है। जो लिंगानुपात है इसका, भारत का लिंगानुपात देखें तो इसमें सही ऑप्शन यहाँ पर देखना है। यहाँ पर भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, और 933 था 2001 की जनगणना के अनुसार। अब इसमें यहाँ पर, और इसमें अनुसूचित जनजातियों की जो लिंगानुपात है वो है 900, तो भारत के लिंगानुपात से कम है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात भारत के कुल लिंगानुपात से कम है। तो अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 990 है, और यहाँ पर भारत का कुल लिंगानुपात है 943। तो इससे कम ही हुआ, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही बैठ रहे। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 58 में है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत में पहली बार धर्म आधारित जनगणना 1901 में शुरू की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, ये 1901 में नहीं 2001 में स्टार्ट की गई थी जो धर्म आधारित जनगणना है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, कब? 2001 में। दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2011 की जनगणना में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मुसलमानों में देखी गई। ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। सबसे अधिक जो देखी गई थी 24.6% की दशकीय वृद्धि दर हुई थी यहाँ पर 2011 में। 2001 से 2011 में करीब जो मुसलमानों में देखी गई थी 25% की। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 59, जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते शहरी जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा आंसर यहाँ पर सही है वो देखना है। शहरी जनसंख्या का देखना है बढ़ते हुए में, तो यहाँ पर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इसमें यहाँ पर ये जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम है। पहले क्या है इसमें यहाँ पर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 60, इसमें
इसमें यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के अनुसार विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से कमी आ रही है। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस है 2024, उसके अनुसार देखा गया है कि विश्व की जो जनसंख्या है उसमें तेजी से कमी आ रही है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। 1960 के दशक के बाद विश्व में युद्धों एवं महामारियों का प्रकोप रहा है, क्या इसलिए कमी आ रही है? तो ये गलत है। इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। 1960 के दशक के बाद से बोला हुआ है। तो सी आंसर इसमें ठीक है। ए तो सही है और आर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। वर्ष 2024 में भारत का विश्व में इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है? इस्पात में देखना है यहाँ पर, तो दूसरा स्थान है। पहला चीन का है और दूसरा है भारत का। नेक्स्ट है 62। इसमें यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। इसमें एल्यूमिनियम संयंत्र दिए हुए हैं और इधर अवस्थिति दी हुई है, कहाँ पर है? तो इंडाल को देखें, यहाँ पर इंडाल, तो ये हीराकुंड में है। रेणुकुंड, ये यहाँ पर रेणुकूट, रेणुकूट, रेणुकूट कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। और HA यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये रेणुकूट में ही है। दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है। इंडाल को हीराकुंड में, और यहाँ पर हिंडाल को बोलते हैं, हाँ इसको HIL हिंडाल को बोला जाता है, रेणुकूट में। मद्रास एल्यूमिनियम मालको कहाँ पर? ये सलेम तमिलनाडु में। और बाल्को, जो बाल्को है ये यहाँ पर गलत है, कोरबा में है बाल्को, और रूस के सहयोग से इसको स्थापित भी किया गया था। तो इसमें पूछा जाता है किसके सहयोग से किसको स्थापित किया गया था, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें डी आंसर इसमें गलत है। डी ऑप्शन इसका सही है, गलत पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 63। गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। जो गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था है, गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था में पहला ऑप्शन है, इस आर्थिक व्यवस्था में श्रम एवं पूंजी के मध्य एक प्रकार का विरोधाभास बना रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें विरोधाभास नहीं बना रहता है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। सही ऑप्शन हमें देखना है, इसमें पूंजीपति, जो पूंजीपति समाज के प्रतिनिधि के रूप में संपत्ति का संरक्षक होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है इसमें ए ऑप्शन में, तो ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 64। इसमें कथन और कारण में दिया हुआ है। कथन है इसमें क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एक डिजिटल मुद्रा है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टोग्राफी, इसमें एक सुरक्षित डिजिटल मुद्रा है। दूसरा कारण है इसमें, यह मुद्रा भारत सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को साकार करने में सहायक है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, क्योंकि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य साकार होगा, लेकिन इसमें इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। वो दोनों ऑप्शन है इसमें स्वतंत्र हैं। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। और इसके जो लाभ होंगे, इसके लाभ ये होंगे कि जो बिचौलिए होते हैं उनको समाप्त करेगा, यह मुद्रा के कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करेगा, और जो साइबर के खतरे होते हैं भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा, और वित्तीय समावेशन का लक्ष्य को भी साकार करेगा। नेक्स्ट है 65। 65 में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति का संबंध बैंकिंग सुधार से नहीं है? इसमें देखना है कौन सा बैंकिंग सुधार से इसमें नहीं है। पहला यहाँ पर नरसिम्हम समिति ठीक है। दामोदरन समिति भी, जो तेंदुलकर समिति है, ये यहाँ पर इसका गठन 2009 में हुआ था, और ये यहाँ पर गरीबी के अनुमान के लिए थी, ना कि बैंकिंग से थी। तो सी आंसर इसमें सही है। रघुराजन समिति ये भी बैंकिंग से ही है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में से कौन से आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति के कारक हैं? मुद्रास्फीति के कारक देखने हैं, और आपूर्ति आधारित, जो आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है। एक तो यहाँ पर मांग जनित मुद्रास्फीति होगी, जिसमें मांग जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग होगी उसकी अपेक्षा यहाँ पर आपूर्ति बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर चीज़ें कम होंगी तो उसके यहाँ पर दाम जो होंगे वो ज़्यादा होगी, उसकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो ये होती है मांग जनित मुद्रास्फीति। और यहाँ पर दूसरी होती है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होगा, लागत में वृद्धि के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है।
जो लागत में वृद्धि होगी, लागत में वृद्धि होगी तो वस्तुओं की कीमत और जो सेवाएं होंगी उसमें भी वृद्धि होगी। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो मांग जनित होता है और एक लागत जनित होता है। और यहाँ पर अभी इसके यहाँ देखें इसके कारक कौन कौन से हैं, तो सरकारी व्यय में वृद्धि ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर इसमें जहाँ पर भी पहला आ रहा है उसको कट हो रहा है, इसमें ये ए और सी कट हो गया, 2 और 4 तो दोनों में ही हैं, तो 2 और 4 तो इसमें होगा ही, 2 और 4 बचा इसमें तीसरा शहरीकरण का बढ़ना। शहरीकरण का बढ़ना इससे कोई इसका लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर इसमें 2 और 4 ऑप्शन, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है, सॉरी बी आंसर इसमें करेक्ट है, 2 4 इसमें बी में आ रहा है। नेक्स्ट 67 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में भारत सरकार का जो एजेंट होगा उसकी तरफ से कौन होगा, तो यहाँ पर RBI होता है, रिजर्व बैंक है हमारे भारत का, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 68, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है भारत में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसमें यहाँ पर जो श्रम की उत्पादकता है वो शून्य है, ठीक है, पहला ऑप्शन। जो भी यहाँ पर श्रमिक हैं रोजगार में लगे रहते हैं और रोजगार में होते नहीं है रियलिटी में देखा जाए तो उसमें यहाँ पर जो उत्पादकता आती है वो शून्य ही आती है, तो पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। भारत में ऐसे श्रमिक हैं जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगे रहते हैं परंतु वास्तव में रोजगार में नहीं होते, तभी तो शून्य बैठी ना, तो इसका यहाँ पर सही व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस रहते ही हैं। नेक्स्ट 69, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से भिन्न है। यहाँ पर इसमें ठीक है पहला ऑप्शन, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, जो भी अलग कार्यक्रम है रोजगार से रिलेटेड ये अलग है। जैसे यहाँ पर 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से इसका शुभारंभ किया गया था। इसका कब? 2 फरवरी 2006 को, और कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, और इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यह रोजगार की एक योजना ना होकर एक कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, ये ऑप्शन भी। और यहाँ पर इसमें इसका जो है ये इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर करेक्ट है। 69 का ए है। नेक्स्ट 70, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करने का आधार नहीं है? जो यहाँ पर वैश्विक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, MPI जो इंडेक्स है उसके बारे में कौन सा इसमें नहीं है? इसमें स्वास्थ्य की भी बात की गई है, शिक्षा की भी बात की गई है और जीवन स्तर की भी बात की गई है, तो इसमें 4 की बात नहीं की गई है, तो इसका बस यही ए आंसर ए में आ रहा है चौथा, तो ए आंसर इसका करेक्ट है।